नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के जिस तरह की खबरें आई थी कि जब वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा हुआ, उसके बाद उस ट्रेन के ऊपर पथराव हुआ। अब इस पथराव को करने वाले कौन थे, इसको लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और बिहार पुलिस ने इसको लेकर कार्रवाई भी की थी। लेकिन ममता बनर्जी से कुछ पत्रकारों ने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये सवाल किया था कि जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस पर पश्चिम बंगाल की सीमा में पथराव हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी। हालांकि ममता बनर्जी ने इसको लेकर जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो गंगा सागर मेले को लेकर थी और ममता बनर्जी ने ये कहते हुए पत्रकारों के उस सवाल को टाल दिया था कि यहां गंगा सागर के बारे में बात करनी है तो करिए, वंदे भारत पर बात करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई है। इसके बाद कुछ चैनलों ने इस खबर को प्रसारित किया और उन्होंने ये कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस पर पश्चिम बंगाल की सीमा में पथराव हुआ है, जिससे गाड़ी के शीशे टूटे हैं। और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधे सीधे टीएमसी का नाम ले दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने यह कहा कि ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला हो रहा है, ये जो हमला करने वाले लोग हैं ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। अब इसमें ममता बनर्जी खफा हो गई और खफा होने के बाद ये जो पत्रकार हैं, जिसमें कई चैनलों के और डिजिटल मीडिया के पत्रकार और टीवी चैनल, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है और पत्रकार ये कह रहे हैं कि वो जो है पश्चिम बंगाल की सीमा में हुआ है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा में यदि पथराव हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जीआरपी की यानी राज्य की पुलिस की होती है और उनकी सीमा में जितने भी स्टेशन या क्षेत्र पड़ते हैं उसमें ट्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और इसीलिए ममता बनर्जी से सवाल पूछे जा रहे थे। कुछ चैनलों ने दूसरी बार हमला हुआ ऐसी खबर प्रसारित कर दी थी, जिसको लेकर ममता बनर्जी का कहना यह है या सरकार की तरफ से यह कहा गया कि यह जो दूसरी बार का हमला बोला जा रहा है यह पश्चिम बंगाल की सीमा में नहीं हुआ, यह बिहार की सीमा में हुआ है और यह पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए इस तरह का एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। सवाल तो यह है कि पत्रकारों पर जिस तरह से केस दर्ज किए गए हैं, सवाल उस पर है। और यह पहली बार नहीं है कि किसी सरकार ने पत्रकारों की जुबान बंद करने के लिए या उनको डराने के धमकाने के लिए एफआईआर दर्ज की हो। हमने देखा था महाराष्ट्र के अंदर भी, जब महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही थी, सरकार से जो सवाल पूछ ले, जो सरकार के ऊपर सवाल उठा दे, उस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती थी और गंभीर धाराओं में या तो आईटी धाराओं में उसको पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और इसके कारण से हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी, उनको भी जेल जाना पड़ा। महाविकास आघाड़ी को यह शायद पसंद नहीं आया कि उनके विरोध में कोई खबरें दिखा या बोल रहा है। यही पश्चिम बंगाल में अब हुआ कि पश्चिम बंगाल में जिन टीवी चैनलों के ऊपर एफआईआर हुई है उसमें अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक बांग्ला भी शामिल है। असल में जो खबर है, हो सकता है कई बार खबर को प्रसारित करने में किसी पत्रकार के सूत्रों के हवाले से कोई गड़बड़ी हो जाए। अब इसमें अब से पहले हमने देखा है कि वो जो है पत्रकार हो या चैनल उस खबर को डिलीट कर देते हैं या उसके लिए क्षमा मांग लेते हैं। ऐसी कितनी खबर हुई हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य या बीजेपी के नेता, यहां तक कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन तक को लेकर के फेक न्यूज फैलाई जाती हैं। ओल्ट न्यूज का जो जुबेर है उसको लेकर के ये कड़ी आपत्ति दर्ज कई बार की, जिस तरह से नुपुर शर्मा के मामले में वीडियो को एडिट करके केवल एक अंश को प्रसारित किया गया और जिसके बाद पूरे देश में हंगामा हुआ। लेकिन उस समय ये सारे राजनीतिक दल और सारे मीडिया हाउसेस ये मौन हो गए। इनको लग रहा था कि ये तो बीजेपी की प्रवक्ता है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसको पार्टी ने निकाल भी दिया है, अब एफआईआर हो गई है और हंगामा हो रहा है। तो अपने टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ये मीडिया हाउसेस ये उस पक्ष को नहीं दिखा रहे थे जो इस नुपुर शर्मा मामले में दूसरा पक्ष था, कि जो टीवी डिबेट में व्यक्ति बैठा है वो
उस नुपुर शर्मा को उकसा रहा है। और आज आप देखें कि इसी का फायदा उठाकर राजनीतिक दल अब यह सोचने लगे हैं कि मीडिया को किस तरह से कुचला जाए। एफआईआर दर्ज कर दीजिए, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करिए, तो पत्रकार के पास क्या रास्ता बचेगा? या तो वो क्षमा मांगेगा या तो जेल जाएगा। अब ये क्या मीडिया की आवाज दबाना नहीं कहेंगे इसको आप? जहां तक रही फेक और सही न्यूज, इसको लेकर के दूसरी बार हमला हुआ है, ये जो प्रसारित किया गया इसको लेकर ऑब्जेक्शन है। हां, ये बात मैं भी मानता हूं कि जो हमलावर हैं उनमें से अभी तक जो बिहार पुलिस की तरफ से जो लोग पकड़े गए थे उसमें तो यह खुलासा हुआ था कि वो सभी नाबालिग हैं, यानी 18 साल से कम उम्र के हैं, और आसपास रेलवे लाइन के जो झुग्गियां बनी हुई है उनमें वो लोग रह रहे थे। और जो बिहार के लोग हैं वो ये बता रहे थे कि ये वो लोग हैं जो घुसपैठ करके भारत में आए हुए हैं। अब इन घुसपैठियों की संख्या पश्चिम बंगाल में भी अच्छी खासी है, और अगर पश्चिम बंगाल की सीमा में ट्रेन पर हमला हुआ तो किसने किया, ये वहां की पुलिस जांच करेगी तो खुलासा होगा। इनको टीएमसी का कार्यकर्ता कहना यह शायद जल्दबाजी या ये गलती है, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, ये कैसे पता लगा? ये तो एक तरह की बात हो गई कि भाई आप किसी भी पार्टी को इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि साहब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जीआरपी रिपोर्ट दर्ज करे, फिर जांच करे तो खुलासा होगा। अब इस बिना पर आपको बता दूं, इंडिया टुडे डिजिटल, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक बंगला, CNN न्यूज 18, पूजा मेहता जी न्यूज की रिपोर्टर हैं, द प्रिंट, इंडिया टुडे, और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शकुंतला मजूमदार, और कई नाम है, लिस्ट लंबी है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो ममता बनर्जी को अगर यह लग रहा है कि उनको झूठा बदनाम किया जा रहा है, वंदे भारत ट्रेन पर कोई हमला नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल में वो ट्रेन बिल्कुल सुरक्षित होकर निकली है, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। किसी भी ट्रेन पर हमला क्यों हो? वो ट्रेन आन बान शान का प्रतीक है हमारे देश की, हमारी स्वदेशी ट्रेन है और सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। जिस भी राज्य में जिस भी रूट पर वो ट्रेन चलाई जा रही हैं, वो अकेली वंदे भारत नहीं, तेजस है और बाकी राजधानी एक्सप्रेस है, कब से चल रही है, शताब्दी ट्रेन चलती है, कब से चल रही है। अगर इन ट्रेनों पर हमला होगा तो यह किसी राज्य का मामला नहीं है, पूरे देश के लिए चिंता की बात है, क्योंकि उसमें आप और हम आम यात्री उस पर यात्रा करते हैं। एक बार तो वैसी जिस कोच में थे उनके ऊपर उसी खिड़की में पत्थर लगा है, और पथराव करने वाले, जैसा मैंने कहा कि रेलवे लाइन के किनारे बसे हुए घुसपैठी है, उनका ना कोई घर है, ना आइडेंटिटी है, ना उनको कोई पकड़ सकता है, क्योंकि आज यहां घटना कर दी, कल को उनको पन्नी की झुग्गी डालनी है, अस्थायी रूप से उठा के कहीं दूसरी जगह भाग जाएंगे। उनको जेल में भी डाल दोगे तो भी उन पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेल में भी उनको खाना पानी मिलेगा। तो ऐसे लोग अपराध कर देते हैं, और इसकी जिम्मेदारी हर राज्य को समझनी होगी। रेलवे की प्रोटेक्शन फोर्स जो है आरपीएफ, वो अपने तरीके से रेलवे में रहती है, लेकिन जो रेलवे के अंदर डब्बे में है वो कैसे ये पता लगा पाएंगे कि किनारे से हमला करने वाले, पथराव करने वाले कौन है? अब इसमें अगर मीडिया कोई कवरेज कर रहा है तो मीडिया सबूतों के और गवाहों के अलावा सूत्रों के हवाले से भी कई बार रिपोर्टिंग करता है कि देखिए पथराव हुआ है, इस सीमा में हुआ है, इस स्टेशन से लेकर इस स्टेशन के बीच हुआ है, 2 स्टेशनों के बीच वो हमला बताया गया, एग्जैक्ट किस जगह हमला हुआ, ये तो जीआरपी का काम है। लेकिन पत्रकारों ने इसको इस तरह से बता दिया कि भाई ये दूसरी बार हमला हो रहा है पश्चिम बंगाल में, तो चिंता की बात है। इसको लेकर एफआईआर दर्ज करके पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से एफआईआर की गई है, अब पत्रकार का संगठन वो इसको लेकर चिंतित है, क्योंकि पत्रकार अगर आप उनके ऊपर हमला करेंगे, इस तरह से एफआईआर करेंगे, तो आप अल्ट न्यूज के जो जुबेर है उसको कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? अभी आप देखें कि हमने देखा है कि जो हम देख रहे थे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, उसके आसपास जो अवैध जमीन पे कब्जा करे हुए लोग बैठे थे, वहां एक ही नैरेटिव चलाया जा रहा था
और ये इस देश में होता रहा है। तो ममता बनर्जी जी, हो सकता है इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के मामले में रिपोर्ट सही ना हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक है? इसको लेकर जब भी कभी सवाल उठाए जाते हैं, क्या ममता बनर्जी से कोई सवाल पूछेगा तो उसको एफआईआर दर्ज करके ये धमकाने का काम हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। पत्रकार अब ये सोच रहे हैं कि अब क्या वो कोई खबर बनाने के पहले, खबर करने के पहले वो पुलिस की तरह पूरी इंक्वायरी करेंगे, या वो सूत्रों के हवाले से जब कोई बात कहते हैं तो वो कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? इसको लेकर पूरे देश के पत्रकारों में एक चिंता है। खास तौर पे पश्चिम बंगाल में जो पत्रकारिता करते हैं उनका कहना यह है कि ये जो है बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जब इनके खिलाफ एफआईआर हो गई और कार्रवाई हो रही है, तो जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, अब आप सोचिए कि उनकी क्या हालत होगी कि वो सरकार के विरुद्ध क्या एक शब्द भी बोलने की स्थिति में हैं? ये अगर है तो ये तो इमरजेंसी के कार्यकाल में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था कि मीडिया पर प्रहरा बिठा दिया गया था। सवाल यह है कि ममता बनर्जी इस तरह की कार्रवाई करके पत्रकारों में क्या संदेश देना चाहती हैं? इसको लेकर पत्रकार जगत में काफी रोष है। बहुत सारे लोगों ने उन जो न्यूज़ उनको लगता था कि उनसे गलती हुई है या गलती से उन्होंने वो पश्चिम बंगाल की घटना बता दी है जबकि वो बिहार क्षेत्र की थी, उन्होंने उनको डिलीट भी किया है। मैं समझता हूँ मामला यहीं समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यदि एफआईआर और कार्रवाई की जाएगी तो इस पर पत्रकार जगत देखते हैं क्या आगे का रणनीति और आगे की योजना बनाता है, या फिर एक धड़ा ये हो जाएगा कि भाई एक तो मोहम्मद जुबैर टाइप के लोग हैं जो कुछ भी करें, कोई भी फेक न्यूज़ करें, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक ये कह देते हैं कि ये बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। दूसरी तरफ जिन लोगों पर पश्चिम बंगाल में एफआईआर हुई है, अब देखते हैं कि न्यायपालिका, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट, इन पत्रकारों के ऊपर क्या टिप्पणी करता है। वंदे मातरम।